साल 2003 दिसंबर का महीना, जगह दिल्ली, चारों ओर धुंध की चादर। इसी धुंध में दो आवाजें सुनाई दे रही थी। एक सेंट्रल दिल्ली के चर्च में कैरल्स की, दूसरी गोल मार्केट के चौराहे पर ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियों की। गोल मार्केट का चौराहा ट्रैफिक से अटा पड़ा था और इसी ट्रैफिक जाम में फंसी थी एक काली कार। इस कार में पिछली सीट पर बैठा एक आदमी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। गाड़ी ट्रैफिक से निकली और डिफेंस कॉलोनी की ओर बढ़ी। एक बंगले के बाहर ये गाड़ी रुकी और शख्स भागते भागते घर के अंदर गया। अपनी कुर्सी पर बैठा और तभी पत्नी स्कॉच का ग्लास लिए पीछे खड़ी थी। शख्स ने लैपटॉप खोला और भगवत गीता निकालकर उसका 5वां अध्याय खोला। अपनी बेटी के लिए वो एक मैसेज टाइप कर रहा था। उसने लिखा, जो इंसान ज्ञान के रास्ते और बिना लालच के अच्छे काम करने के रास्ते को एक जैसा मानता है, वही सच्चाई को समझता है। दोनों से ही मुक्ति यानी कि मोक्ष मिलता है। इसके बाद उसने लैपटॉप बंद किया और अलमारी से एक पतली सी डायरी और ग्रे रंग का बैग निकाला। इनमें कुछ जरूरी कागजात थे। फिर उसने वेब कैमरा निकाला और लैपटॉप से जोड़ा। स्कॉच का दूसरा पैग बन चुका था। दस्तावेजों की तस्वीरें ली और कंप्यूटर में सेव करके फिर इंटरनेट से स्प्रिंग फ्लावर्स नाम के लॉगिन करके तस्वीरें भेज दी। इन दस्तावेजों में ऐसा क्या था? डिफेंस कॉलोनी में बैठा ये शख्स इंटरनेट से क्या भेज रहा था? ये शख्स था भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अधिकारी। नाम था रविंदर सिंह। रविंदर सिंह पिछले कई सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। भारत से खुफिया जानकारी लेकर वो CIA को भेजता था। उसका हैंडलर एनी नाम की एक महिला थी, जो शायद लैंगले यानी कि वर्जीनिया में बैठे CIA अधिकारी का कोड नेम था। शुरुआत में जिन दस्तावेजों के बारे में हमने आपको बताया, उनमें श्रीलंका पर बनी एक रिपोर्ट शामिल थी। ये सरकार की खुफिया जानकारी थी जिसे रविंदर इंटरनेट के जरिए CIA को भेज रहा था। आज की वीडियो में सुनाएंगे कहानी रविंदर सिंह की। कैसे वो रॉ में शामिल हुआ, कैसे उसने भारत की जानकारी CIA तक पहुंचाई। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। अमृतसर के मिडिल क्लास परिवार में जन्मे रविंदर के पिता सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे। रिटायर होने के बाद वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में काम करते थे। रविंदर 1970 में सेना के मेजर बने, लेकिन मीडियोकर होने की वजह से उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। इसी दौरान रविंदर के पिता की मुलाकात उस समय के रॉ के डिप्टी डायरेक्टर AK वर्मा से हुई। इमरजेंसी के दौरान वर्मा को सूचना मंत्रालय में शिफ्ट किया गया था। रविंदर के पिता और वर्मा की दोस्ती हो गई। रविंदर की एक छोटी बहन थी रोजी और बड़ा भाई था जगजीत। इमरजेंसी के बाद रविंदर और उसका परिवार अमेरिका चला गया। 1980 के दशक में AK वर्मा का प्रमोशन हुआ। वो रॉ में ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। 3 साल बाद उन्हें वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में काउंसलर नियुक्त किया गया। वहां उन्होंने रविंदर के परिवार से रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत किए। वर्मा ने रविंदर के भाई जगजीत को अमेरिका में सिख उग्रवादी समूहों में जासूस के रूप में भर्ती किया। वर्मा खालिस्तानी आंदोलन की जानकारी लेना चाहते थे। इसके बाद 1986 में वो फिर भारत लौटे और 1 साल बाद वो रॉ के सचिव बने। वर्मा के सचिव बनते ही रविंदर की किस्मत खुल गई। उसे सेना से रॉ मिलाया गया। उस समय पंजाब में उग्रवाद चरम पर था। वर्मा ने रविंदर को अमृतसर में तैनात किया क्योंकि रविंदर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल था। RK यादव की किताब मिशन रॉ के मुताबिक जब रविंदर सिंह अमृतसर में रॉ के डिप्टी कमिश्नर थे, तब उसने कई तरह के कांड किए। उसकी रिश्तेदारी की वजह से उसे पुलिस से हर तरह की मदद मिलती थी। रविंदर ने पाकिस्तान में मौजूद कई सिख उग्रवादियों से कॉन्टैक्ट्स बनाए। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को यह शक था कि रविंदर सिंह ISI की टैलेंट हंट लिस्ट में थे। ISI को उनकी कमजोरियों की जानकारी मिली और माना जाता है कि यह जानकारी CIA तक भी पहुंची थी। कई बार उन्हें अपने अधिकारियों से आगे जाकर पाकिस्तानी सीमा पर गुप्त मिशन चलाए जो रॉ के नियमों के खिलाफ थे। ये भी अफवाह थी कि उन्होंने कुछ सिख उग्रवादियों को मार गिराया ताकि अपने सीनियर अधिकारियों का भरोसा वो जीत सके। रविंदर सिंह पर सीक्रेट सर्विस फंड का गबन करने का भी आरोप था। उन्होंने ऐसे सूत्रों का हवाला देकर पैसे लिए जो असल में मर चुके थे। नकली रिपोर्ट्स बनाकर भेजी जिससे कई बार गलत ऑपरेशन हुए और आम लोगों और सैनिकों की जान गई। वो पुलिस, सेना और अफसरों के लिए पार्टियां ऑर्गेनाइज करते थे जिनमें कई बार अशोभनीय घटनाएं होती थी। शराब, औरतें और पार्टी, इन्हीं 3 चीजों से रविंदर जाने जाते थे। अमृतसर के बाद उन्हें दमिश्क यानी कि सीरिया में भारतीय दूतावास के वीजा सेक्शन का प्रभारी बनाया गया ताकि उन्हें सिख उग्रवादियों से दूर रखा जाए। पर रविंदर वहां भी नहीं थमे। उन्होंने रॉ के ऑर्डर्स को अनदेखा किया। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तजा भुट्टो से दोस्ती कर ली।
मुर्तजा उस समय पाकिस्तान की राजनीति के कारण सीरिया में शरण लिए हुए थे। जब दमिश्क में भारतीय राजदूत को रविंदर सिंह की इन हरकतों पर शक हुआ तो उन्होंने रविंदर की सारी सिफारिशें मानने से मना कर दिया। ये बात रविंदर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने राजदूत से बदतमीजी की, यहाँ तक कि दूतावास के कर्मचारियों के सामने उनके साथ हाथापाई भी कर डाली। इस घटना की रिपोर्ट राजदूत ने विदेश मंत्रालय को दी और मंत्रालय ने रॉ से बात करके रविंदर सिंह को समय से पहले ही वापस दिल्ली बुला लिया। उसने दमिश्क में अपनी तैनाती का सिर्फ 1 साल पूरा किया था। हालांकि रॉ ने उसके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की। आमतौर पर रॉ में ऐसी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी, लेकिन रविंदर ने राजदूत के खिलाफ झूठी कहानी बनाकर अपने अधिकारियों को मना लिया। दिल्ली वापस बुलाने के बाद उन्हें हॉलैंड में हैग में तैनात किया गया। रविंदर उस इलाके में काम कर रहे सिख चरमपंथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। रॉ के प्रमुख रहे एएस दुलत ने भी अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में ये लिखा है कि भारतीय विमान का अपहरण करने वाले हाशिम कुरैशी ने मुझे बताया कि हॉलैंड में रविंदर की छवि एक बहुत खराब अफसर की थी। उनका ज्यादा समय औरतों के पीछे और शराब पीने में बीतता था। वो बड़बोले भी थे और अक्सर अनजान लोगों के सामने वो बातें भी कह जाते थे जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। अब तक इस पूरी कहानी में सीआईए की एंट्री नहीं हुई, तो फिर रविंदर सीआईए के कांटेक्ट में आया कब? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में जब रविंदर सिंह हॉलैंड में भारतीय दूतावास में काउंसलर के पद पर था, तभी अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने उन्हें अपने लिए जासूस बनाया। पर सीआईए को रविंदर की जरूरत क्यों थी? सीआईए को रॉ में जासूस की जरूरत इसलिए थी क्योंकि 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण को वो नहीं भांप पाए। अमेरिकी मीडिया ने सीआईए की आलोचना की और एक जांच समिति ने यह भी पाया कि भारत में सीआईए के पास जासूस नहीं थे। इसके अलावा इराक के हथियारों पर सीआईए की गलत रिपोर्ट्स ने उनकी छवि को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा भारत में अमेरिकी खुफिया गतिविधियां आजादी के बाद तुरंत शुरू हो गई थी। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत में जासूसी बढ़ा दी। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट्स तक छपी थी कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में सीआईए का एजेंट है। रॉ की कैपेबिलिटीज को देखते हुए सीआईए को इराक, ईरान और उत्तर कोरिया की परमाणु गतिविधियों की जानकारी चाहिए थी। यतीश यादव की किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस की माने तो किसी भी जासूस के दोहरे एजेंट यानी कि डबल एजेंट बनने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं: पैसे का लालच, विचारधारा या फिर लापरवाही। रविंदर के केस में पैसा वो कारण बना। रविंदर ने पैसे के लिए रॉ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेस्क से गोपनीय दस्तावेज चुराकर सीआईए को दिए। रविंदर ने ये सब पैसे के लिए किया। इसके कई उदाहरण हैं। एक बार रविंदर की बेटी ने अमेरिका में पैसे की तंगी की शिकायत की तो रविंदर ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो। 2 दिन बाद सुकी ने बताया कि जेफरी अंकल नाम की व्यक्ति ने उन्हें $1200 दिए हैं। रविंदर ने जवाब दिया कि जेफरी उनका अच्छा दोस्त है। सीआईए ने अपना काम कर दिया था। रविंदर अब सीआईए का जासूस था। उसने डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट के जरिए सीआईए हैंडलर को देना शुरू किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि रॉ का ध्यान रविंदर पर गया? इसके पीछे 2 वजहें थी। इन 2 घटनाओं की वजह से ही रॉ ने रविंदर पर नजर रखना शुरू कर दिया। पहला शक किस वजह से हुआ वो जान लेते हैं। रविंदर सिंह की एक्टिविटी सबसे पहले रॉ के मिड लेवल अधिकारी चंद्रशेखर ने पकड़ी। रविंदर जो दक्षिण पूर्व एशिया डेस्क पर थे, चंद्रशेखर से उनकी डेस्क से बाहर की जानकारी मांगने लगे, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी जितनी भी गोपनीय रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में जानने लगे। ये जानकारी उनके काम से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थी। रविंदर की बार-बार जिद और बेवजह की क्यूरियोसिटी ने चंद्रशेखर को शक में डाल दिया। उन्होंने इसकी शिकायत रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी यानी कि सीआईएस यूनिट को कर डाली। सीआईएस ने रविंदर की मंशा परखने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने रविंदर को इस्लामाबाद में अमेरिकी मिशन की असली रॉ रिपोर्ट्स दी जो रॉ ने इंटरसेप्ट की थी। रविंदर ने तुरंत और ऐसी ही जानकारी मांगी जिससे चंद्रशेखर का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। रविंदर की दूसरी आदतें भी अजीब थी, जैसे कि वो बाकी ऑफिसर से उनके डेस्क की गुप्त बातें पूछता था जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा शक हुआ अमेरिकी राजनयिक की गलती की वजह से। ये घटना हुई 2003 में जब दिल्ली में एक अमेरिकी राजनयिक ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मीटिंग में गलती से रविंदर का नाम ले लिया। ये राजनयिक सीआईए के अंडरकवर ऑपरेटिव थे जो अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे थे। 9/11 और भारतीय संसद पर हमले के बाद भारत और अमेरिका ने आतंकवाद पर जानकारी साझा करने के लिए एक सिस्टम बनाया था जिसके तहत आईबी और रॉ के अधिकारी नियमित रूप से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलते थे और उनके अधिकारियों से बातचीत करते थे। एक ऐसी ही मीटिंग में उस राजनयिक ने रविंदर के बारे में कुछ ऐसा कहा जो उनकी सीआईए से नजदीकी की ओर इशारा करता था। इस गलती ने चंद्रशेखर की शिकायत को और पुख्ता किया। रॉ ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया क्योंकि ये तो साफ था कि रविंदर का नाम किसी विदेशी एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था।
इन दो घटनाओं के बाद रॉ की सीआईएस यूनिट को रविंदर पर कार्रवाई का फैसला लेना था, लेकिन रविंदर की सीनियर पोजीशन की वजह से सीआईएस शुरू में हिचकिचाई। रॉ के पास अपने अधिकारी के खिलाफ आपराधिक सबूत जुटाने के लिए सीमित संसाधन थे और कानूनी कार्रवाई के लिए ठोस सबूतों की जरूरत थी। फिर भी जनवरी 2004 से रविंदर पर निगरानी शुरू हुई। शुरुआत में निगरानी हल्की थी, लेकिन जल्द ही इसे और ज्यादा सख्त किया गया। रविंदर की महंगी रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटलों में बाहरी लोगों से मुलाकातों ने शक को और भी ज्यादा गहरा किया। सीआईएस ने फिर रविंदर की लैंडलाइन और मोबाइल नंबर टैप करना शुरू किए। उनके रॉ हेडक्वार्टर के ऑफिस और डिफेंस कॉलोनी के घर में ऑडियो और वीडियो बग्स लगाए गए। सीआईएस ने एक छोटा कंट्रोल रूम बनाया जहां बग्स से मिलने वाले ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की निगरानी होती थी। उनके घर में माइक्रो कैमरेज लगाए गए जो उनके आने जाने वाले और उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करते थे। 20 से ज्यादा रॉ के लोग रविंदर के घर और ऑफिस के बाहर उनकी हर हरकत पर नजर रखते थे। रविंदर की निगरानी के लिए रॉ ने कई अंडरकवर लोग तैनात किए, जिनमें एजेंट्स शामिल थे। रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी यानी कि सीआईएस यूनिट ने 20 से ज्यादा एजेंट्स को रविंदर की निगरानी में लगाया। ये लोग सादे कपड़ों में उनके डिफेंस कॉलोनी के घर और रॉ हेडक्वार्टर के बाहर नजर रखते थे। वो रविंदर के आने जाने, उनकी मुलाकात, सब चीजें ट्रैक करते थे। रविंदर के ड्राइवर से लेकर उनके घर के बाहर फल बेचने वाला शख्स सब रॉ के अंडरकवर एजेंट थे। इसी कड़ी में एक दिन रॉ के दफ्तर के बाहर कुछ ऐसा हुआ जो 35 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दरअसल रॉ के दफ्तर के बाहर सभी कर्मचारियों की एक लाइन लगी थी और ये लोग ऑफिस से वापस घर जा रहे थे और कुछ ऑफिस आ रहे थे। मालूम ये चला कि हर कर्मचारी के ब्रीफकेस की तलाशी ली जा रही थी। यतीश यादव की किताब रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ड ऑपरेशंस के मुताबिक ये सारी प्लानिंग रविंदर सिंह के लिए ही की गई थी। रविंदर सिंह ने जब वो कतार देखी, उसने बोलना शुरू किया, सीनियर अफसरों से ऐसा बर्ताव करने का ये तरीका ठीक नहीं है। हालांकि जब रविंदर सिंह का ब्रीफकेस खुलवाया गया तो उसमें से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला। इससे पहले रविंदर ने अमेरिका जाने के लिए छुट्टी की अर्जी दी थी। उसके भाई बहन अमेरिका में थे, इसलिए उसकी पत्नी भी साल में एक बार तो अमेरिका जाती ही थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार रविंदर को छुट्टी नहीं दी गई। रविंदर को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके पीछे रॉ के इतने अंडरकवर एजेंट्स लगाए गए हैं। उसके कमरे में लगे टैपिंग डिवाइस बहुत कुछ बयां करते थे। रविंदर हर रोज खूब सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करता, उन्हें अपने साथ घर ले जाता। सीआईएस के अफसर रविंदर के बारे में कुछ जान चुके थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसके पीछे भी कई कारण थे। रॉ में आंतरिक मतभेद बताए जाते हैं क्योंकि कुछ सीनियर अधिकारी रविंदर की सजा के खिलाफ थे। निगरानी से रविंदर के सारे चिट्ठे खुलने लगे। वो अपने ऑफिस में दस्तावेजों की फोटोकॉपी करता था, उनकी तस्वीरें हाई एंड कैमरे से लेकर सीआईए को भेजता था। लेकिन रॉ को उनके सीआईए हैंडलर की पहचान नहीं मिली और बिना ठोस सबूत के उसके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल थी। इतना सब होने के बाद अप्रैल 2004 में रविंदर को शायद इस बात का अंदाजा हो गया कि उस पर नजर रखी जा रही है। 4 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद रॉ को भी नहीं थी। 4 मई की सुबह जब सब्जी बेचने वाले अंडरकवर एजेंट को यह पता चला कि रविंदर और उसकी पत्नी परमिंदर कौर दोनों घर नहीं है, तो हड़कंप मच गया। बी रमन की किताब द कॉयबॉयज ऑफ रॉ के मुताबिक 1 मई 2004 को ही रविंदर और उसकी पत्नी परमिंदर कौर दिल्ली से एक दोस्त की गाड़ी में सवार होकर यूपी नेपाल सीमा पर नेपालगंज पहुंचे। ये गाड़ी उनके साले की थी, जिसे उन्होंने जानबूझकर इस्तेमाल किया ताकि रॉ का ध्यान न जाए। पहले ये कहा गया कि रविंदर की पत्नी किसी शादी में गई है, लेकिन 3-4 दिन बाद जब कोई हलचल नहीं हुई तो शक और ज्यादा गहराया। लेकिन रविंदर नेपाल क्यों जाना चाहता था? इसके पीछे भी सीआईए ही थी। नेपाल में सीआईए के स्टेशन चीफ तैनात थे, नाम डेविड वकाला। नेपालगंज में कुछ दिन रुकने के बाद रविंदर और परमिंदर काठमांडू पहुंचे। 7 मई 2004 को सीआईए ने उन्हें फर्जी अमेरिकी पासपोर्ट दिए। रविंदर को राजपाल प्रसाद शर्मा और परमिंदर को दीपा कुमारी शर्मा के नाम से। ये पासपोर्ट सीआईए की सेफ हाउस में तैयार किए गए थे। इसके बाद दोनों ने काठमांडू से वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट पकड़ी और सीआईए की मदद से रविंदर और उसकी पत्नी अमेरिका पहुंच चुके थे। इसके बाद जब रॉ के दफ्तर तक ये खबर पहुंची तो रॉ चीफ सीडी सहाय ने दिल्ली में सीआईए स्टेशन चीफ को बुलाया। सीआईए चीफ को बुलाकर रविंदर के बारे में पूछा गया, लेकिन चीफ ने रविंदर को पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। सहाय ने रविंदर के फर्जी पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी दिखाई, लेकिन सीआईए का जवाब नहीं बदला। सीआईए स्टेशन चीफ ने कहा कि भारत में सीआईए का कोई जासूस ही नहीं है। ऐसे में रॉ के पास बस एक ही रास्ता था, उन जानकारियों की जांच की जाए जो रविंदर ने सीआईए को लीक कर दी थी। जांच शुरू हुई और जांच में पता चला कि उसने विदेशों में काम कर रहे रॉ एजेंट की लिस्ट में अपने सीआईए हैंडलर्स को ये जानकारी दी थी। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने जांच में ये पाया कि रविंदर ने सीआईए को कम से कम 600 ईमेल्स भेजे थे। उसने देश की गोपनीय जानकारी भेजने के लिए कई ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये भी पता चला कि रॉ के 55 से ज्यादा अफसरों ने रविंदर को खुफिया जानकारी पहुंचाई थी। 2004 को राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 311(2) के तहत रविंदर सिंह को नौकरी से निकाल दिया।
भारत सरकार ने 2007 में रविंदर सिंह को गिरफ्तार करने और प्रत्यर्पण की कोशिशें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने कभी नहीं माना कि रविंदर, जो CIA का जासूस था, उनके देश में है। कुछ खुफिया अधिकारियों का मानना यह था कि तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने रॉ चीफ CD सहाय की चेतावनी के बावजूद रविंदर की गिरफ्तारी में देरी की। इससे CIA ने रविंदर को बचा लिया और अपने जासूसी नेटवर्क को भी छिपा लिया, लेकिन रविंदर को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2016 में एक आखिरी महीनों में वॉशिंगटन से भारत में एक डिप्लोमेटिक बैग के जरिए कोड में छिपा हुआ संदेश आया। उसमें बताया गया कि डबल एजेंट रविंदर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाद में ये पता चला कि उसकी मौत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में एक सड़क हादसे में हुई थी। इसके बाद रविंदर के परिवार से जुड़ी ना तो कोई खबर सामने आई और ना ही रविंदर से जुड़ा कोई सबूत। तो ये थी कहानी रविंदर सिंह की, जिन्होंने डबल एजेंट बनकर CIA को भारत की सारी गोपनीय जानकारी साझा की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे अभिषेक, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।